गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक हमारा है पॉक्सो एक्ट। तो अब अभी मुंबई पुलिस ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी एफआईआर पॉक्सो एक्ट के अंदर तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक जोनल डीसीपी की परमिशन ना ली हो। ठीक है। तो अब इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि जो है लोकल जो आपके सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उन्होंने बोला कि फिर तो जो पॉक्सो के विक्टिम्स हैं, पॉक्सो एक्ट के जो विक्टिम्स हैं उनको तो बहुत मुश्किल होगा अपनी कंप्लेंट्स करवाने में। और जो है ऑलरेडी वो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे होते हैं जो विक्टिम्स होते हैं, तो उनको तो आप और ज़्यादा तंग करोगे अगर उनको आप लटका के रखोगे केस को जब तक परमिशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है उन्होंने बोला है कि इस डायरेक्टिव को हम रिकन्सिडर करेंगे और जो है इसके ऊपर दोबारा से एक जो है वो रिव्यू किया जाएगा। तो अब इशू यही है कि क्योंकि मॉलेस्टेशन और सेक्सुअल क्राइम्स इन्वॉल्विंग माइनर्स जो हैं ये केसेस बढ़ते जा रहे थे, तो जो है मुंबई पुलिस ने ये सोचा कि मुंबई की सिटी पुलिस कमिश्नर जो है रादर उन्होंने जो है इंस्ट्रक्शन दिया कि आप एफआईआर जो है पुलिस को कहा आप तभी करो जब एसीपी या डीसीपी रैंक के जो लोग हैं उनकी आपने परमिशन ली हो। तो होगा क्या कि एसीपी जो है उनको कहा कि आप पहले कंप्लेंट को वेरीफाई करो कि क्या सच भी है ये कंप्लेंट, और उसके बाद आप जो है एफआईआर को रजिस्टर करो। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि पुलिस कमिश्नर जो है उनका कहना है कि ऐसे बहुत से उन्होंने केसेस देखे हैं जिसमें सिर्फ पर्सनल राइवलरी मॉनिटरी डिस्प्यूट्स के कारण मोटिवेटेड कंप्लेंट्स आ रही थी। क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो है उसके प्रोविजंस बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, तो वो जो है वो जानबूझकर जो है ये एक्ट के प्रोविजंस लगवा दिए जाते थे एफआईआर में ताकि दूसरी पार्टी को तंग किया जा सके। तो एनीवेज पॉक्सो एक्ट है क्या? तो 2012 नवंबर 2012 में इसको लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लेकर आए इसे, और चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑफेंसेस के अगेंस्ट इसको लाया गया। तो एक चाइल्ड को ये सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ज़रूरत क्या थी इसको सेपरेट? हम आईपीसी में भी तो डील कर सकते थे ना इसको, बट सेपरेटली लाने की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि इंडियन पीनल कोड जो है वो इनएडिक्वेट था टू एड्रेस सेक्सुअल कंप्लेंट्स अगेंस्ट बॉयज़। क्योंकि विमेन जो है गर्ल्स के लिए तो ठीक था, बट बॉयज़ को बचाने के लिए, बच्चों जो है बॉय जो है चाइल्ड को बचाने के लिए हमको एक जनरल न्यूट्रल लॉ की ज़रूरत पड़नी थी। तो इसलिए हमने पॉक्सो एक्ट 2012 में लेकर आए। और जो हमारा इवन आईपीसी है वो बड़ा रिजिड है, चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है, इसलिए हमको एक सेपरेट लॉ की ज़रूरत इन एनी वे पड़नी ही थी। तो अब इसके फीचर्स क्या हैं पॉक्सो एक्ट के? पॉक्सो एक्ट जो है वो अलग अलग तरह के ऑफेंसेस, टच बेस्ड, नॉन टच, पेनेट्रेटिव, पोर्नोग्राफिक क्राइम्स, इन सबको डिफाइन करता है डिटेल में, और कोई भी जो है ऑफेंस को छोड़ता नहीं है। ठीक है। तो इस एक्ट में कहा गया है कि जो भी पर्सन 18 साल से कम एज का है उसको, वो एक चाइल्ड है, और इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि विक्टिम को कंपनसेशन भी मिलेगी। तो जनरली आपका जो लॉ है वो कहता है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन इस लॉ में जो है ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। इस लॉ में ये प्रोविज़न अप्लाई क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें जैसे ही कंप्लेंट की जाती है तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट की है उस पर्सन की इंटेंशन जो है वो सेक्सुअल एक्ट कमिट करने की थी। इन पॉक्सो में अगर कोई चाइल्ड जो है उसको होम में अब्यूज़ किया गया है तो उसको जो है चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के द्वारा केयर और प्रोटेक्शन के लिए उसको वहाँ पर रेलोकेट कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइल्ड लेबर। तो एक रीसेंट स्टडी है उसमें बताया है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वहाँ पर जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं जो बिलो, और जो खासकर जो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15 है, उनसे 12 घंटे या 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो आपका चाइल्ड एंड अडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है उसकी ग्रॉस वायलेशन हो रही है मतलब। तो एक रिपोर्ट है चाइल्ड आर्टिस्ट इन इंडिया जो कि चाइल्ड राइट्स एंड यू नाम के एक एनजीओ ने निकाली है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो कैल्प्रा एक्ट है 1986 का वो तो कहता है कि एक चाइल्ड जो है वो एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता और एक स्ट्रेच में 3 घंटे से ज़्यादा बिना रेस्ट के मतलब काम नहीं कर सकता। लेकिन स्टडी ने देखा है कि जो ये वर्क शिफ्ट है जो बच्चों की, वो 12 से 13 घंटे और 6 दिन तक जो है वो करवा रही हैं ये प्रोडक्शन हाउसेस जो ये आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले। और उसके अंदर एक ये भी प्रोविज़न है कैल्प्रा के अंदर कि जो टोटल इनकम अर्न होगी चिल्ड्रन द्वारा, जो चाइल्ड आर्टिस्ट द्वारा, उसका 20% इनकम एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाली जाएगी, जो कि जब वो जो चाइल्ड है बड़ा हो जाएगा तो उसको वो पैसा मिलेगा। लेकिन ये भी प्रोविज़न को वायलेट किया जा रहा है। सो सारा पैसा वो फैमिली को दे दिया जाता है, ये 20% ऑफ द इनकम जो एफडी में डाल रही है वो भी नहीं डाली जाती है। ठीक है।
तो अब हम देखते हैं चाइल्ड लेबर क्या होता है। चाइल्ड लेबर की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ऐसा काम बच्चे से करवाना जिससे उसके चाइल्डहुड को आप छीन रहे हो, ठीक है, और जो उसके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी हार्मफुल है, तो उसको हम कहते हैं चाइल्ड लेबर। तो इंडिया में 12.9 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो किसी ना किसी तरह के काम में जो है वो एंगेज है, खासकर 7 से 17 साल की एज वाले। रूरल इंडिया में ये हाईएस्ट परसेंटेज है, 80% ऑफ द टोटल बर्डन जो है इंडिया में जो चाइल्ड लेबर का वो रूरल इंडिया में है। और हाईएस्ट नंबर जो आता है वो आता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या एक्ट है, क्या उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट है क्या या नहीं है। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो है वो लेके आई थी गवर्नमेंट। उसके अंदर कंप्लीट प्रोहिबिशन कर दिया गया ऑन एम्प्लॉयमेंट और वर्क ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। और जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं उनको हजार्डस ऑक्यूपेशंस और प्रोसेसेस में काम करने पे प्रोहिबिशन है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें। अगर बच्चा अपनी फैमिली या फैमिली ओन्ड एंटरप्राइज या फिर एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसमें ऑफ कोर्स स्कूल आवर्स के बाद या वेकेशंस के टाइम पर अगर वो काम कर रहा है तो वो अलाउड है, ठीक है। अब एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहैबिलिटेशन फंड भी बनाया गया है ताकि जो है विक्टिम्स को जो है वो रिहैबिलिटेट भी किया जा सके, और जो पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं उसका पैसा इस फंड में डाला जाता है और उसी से ही जो है चिल्ड्रन जो है उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है। फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2017 में गवर्नमेंट लेके आई, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई कि वो इस एक्ट के प्रोविजंस को जो है स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें अपने अपने रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस में, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। तो अभी एब्रिज्ड लाइफ टेबल्स रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 19 के पीरियड के बीच में हमने देखा है कि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में वो इम्प्रूव हुई है और अब वो बढ़कर 69.7 हो गई है इन दिस 2015 एंड 19 का पीरियड में, ठीक है। तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हमें 45 साल लगे हैं हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 20 साल और जोड़ने में, ठीक है। तो इससे पहले मतलब कि 1970 जो है आपका 1970 से 75 का पीरियड था, उसमें 49.7 हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी। उसमें 20 साल और जोड़ने मतलब 69.7 पहुंचाने के लिए हमें 44 साल लग गए हैं। और उड़ीसा जो है उसने हाईएस्ट एवर इंक्रीज़ देखा है, 24 साल का इंक्रीज़ देखा है उसने। और तमिलनाडु जो है वो उसमें सेकंड नंबर का इंक्रीज़ देखने को मिला है, 49.6 से वो बढ़कर 72.6 हो गया है। लेकिन अब याद रखो कि इंडिया में जो ये आपको इंक्रीज़ दिखा है 69.7 का, ये ग्लोबल एवरेज से अभी भी कम है। ग्लोबल एवरेज हमारी 72.76 है। अब केरला ऐसी अकेली स्टेट है जहाँ पर रूरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। ऐसे ही एक और आंकड़ा है, उत्तराखंड में जो है विमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। लेकिन बिहार और झारखंड जो है वो ओनली स्टेट्स हैं जहाँ पर मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विमेन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। हमारे आसपास की कंट्रीज़ का देखा जाए तो बांग्लादेश और नेपाल में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 72.1 एंड 70.5 रिस्पेक्टिवली है। जापान की वर्ल्ड में हाईएस्ट है 85, और नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड की जो है वो लगभग 83 है, ठीक है। तो अब ये डेटा किसने इकट्ठा किया है? सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने, ठीक है। तो एसआरएस जो है वो आपका डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करता है इंडिया में। जो है आपके ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो आपके होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, वही इसको जो है वो कलेक्ट करते हैं डेटा और रिलीज़ करते हैं इस रिपोर्ट को। शुरुआत इसकी 1964-65 में पायलट बेसिस पर की गई थी, लेकिन बाद में इसको ऑल इंडिया लेवल पर फुली ऑपरेशनल किया गया 1969 और 1970 के बीच में, ठीक है। तो ये एनुअल एस्टिमेट्स देते हैं पॉपुलेशन का, फर्टिलिटी रेट का, मॉर्टेलिटी रेट का और मेडिकल अटेंशन एट द टाइम ऑफ बर्थ और डेथ, जिससे कि हमारे डेमोग्राफी का जो डेटा है वो इकट्ठा किया जा सके, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेब 5.0। तो ट्विटर के जो पिछले सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने जो है अपना एक विजन अनाउंस किया है वेब 5.0 नाम से। तो आपको याद होगा कि वेब 3.0 के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इस साल प्रीलिम्स में। तो वेब 5.0 का कंसेप्ट भी आ गया, तो उसको भी देख लेते हैं। वेब 5.0 जो है वो आपके इंटरनेट में का जो ओनरशिप, जो डेटा है उसकी ओनरशिप और आइडेंटिटी जो है वो इंडिविजुअल्स को वापस करना चाहता है। तो अब हम देखते हैं वेब 1.0, 2.0, 3.0 ये सब क्या थे। तो फर्स्ट जनरेशन इंटरनेट तो आपको याद हो गया, सिर्फ रीड ओनली इंटरनेट था, आपकी वेबसाइट लोड होती थी, आप सिर्फ उस वेबसाइट को देख पाते थे, ठीक है। और जो आपका अभी करंट आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो वर्ल्ड वाइड वेब जो आपका है, जिसमें आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो इंटरनेट पे, मतलब आप सोशल मीडिया पे भी लॉग इन कर सकते हो, आप इनपुट डाल सकते हो, तो वो आपका वेब 2.0 है।
वेब 3.0 जो है वो एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, जिसके अंदर जो क्या है कि आपके डिसेंट्रलाइजेशन करने का प्रोग्राम है। आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का यूज़ करते हुए, आपको बिना एक इंटरमीडियरी के आप जो है इंटरनेट यूज़ कर पाओ। वेब 3.0 का कंसेप्ट यही है, ठीक है। अब वेब 5.0 का कंसेप्ट क्या है? तो ये जो आपके जैक डॉर्सी हैं, उनका बिजनेस यूनिट जो है द ब्लॉक हेड, उनके मुताबिक वेब 5.0 के अंदर आपका डेटा भी आपके कंट्रोल में होगा और आपकी आइडेंटिटी भी आपके कंट्रोल में होगी, ठीक है। प्रॉपरली आप जो है इंटरनेट को डेमोक्रेटाइज कर रहे हो, आप जो है आइडेंटिटी भी जो है वो इंडिविजुअल यूज़र के हाथ में दे रहे हो कि वो अपनी आइडेंटिटी को भी कंट्रोल कर सके। तो अभी हमारे इंटरनेट पे आइडेंटिटी और पर्सनल डेटा दोनों जो है वो थर्ड पार्टी कंट्रोल करते हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी कुछ और बनाना चाहते हो तो आप तब तक नहीं बना सकते जब तक वो सोशल मीडिया जो है वो या जो भी कंपनी जो है वो जब तक नहीं चाहेगी, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट्स भी आपको अपनी कोई और आइडेंटिटी नहीं बनाने देती हैं। तो अब वेब 5.0 में क्या होगा कि यूज़र अपनी आइडेंटिटी को भी ओन करेगा और अपने डेटा को भी ओन करेगा। तो उससे पूछे बिना जो है कोई भी उसके आइडेंटिटी और उसके डेटा को यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ना तो गवर्नमेंट कोई सेंसरशिप कर पाएगी, ना कोई बिग टेक, ना फिर कोई भी इंटरमीडियरी जो है उसके डेटा को पे या उसके एक्सप्रेशन को कोई सेंसर नहीं कर पाएगा वेब 5.0 के अंदर, ठीक है। अब जो है जैक डॉर्सी ने एक प्रॉपर जो है वो डिलीनेशन दिया है वेब 3.0 और वेब 5.0 में। उन्होंने बोला है कि वेब 3.0 जो है वो प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट और लिमिटेड पार्टनर जो है वो आपके डेटा को फिर भी किसी तरह से ओन करेंगे, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी हो, फिर भी वो आपके डेटा को ओन करेंगे। ऐसा वेब 5.0 में नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रूली लिबरेटिव होगा, उसमें सारा डेटा आप खुद अपना ओन करोगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंदर जो फंडिंग है उसकी एनहांसमेंट कर दी है। पहले ये फंडिंग 10 करोड़ तक की मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट कर दिया गया है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये इंडिजिनस डेवलपमेंट करने के लिए ये जो है फंड बनाया गया है, इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट, सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज़। और इसमें अब जो है 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तक की फंडिंग मिल पाएगी, और ऑफ कोर्स अगर वो 50 करोड़ से नहीं टप रहा है तो, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ हमको बनाने में हेल्प होंगी। हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री को जब फंडिंग मिल पाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ बना पाएगी, ठीक है। अब याद होगा आपको कि 25% ऑफ डिफेंस R&D बजट जो है वो अब प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए हमने रख दिया था यूनियन बजट 2022-23 में। तो ये एडवांस्ड फंडिंग जो हमने की है बजट में, वो इसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के में जो आप जो बढ़ा रहे हो इसका बजट, वो भी इसी की ही लाइन में है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल हाईवे 53। तो स्टेट ओन्ड नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि उन्होंने एक बिटोमिनस लेन बनाई है 75 किलोमीटर्स की सिर्फ 105 घंटे 33 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये अमरावती से अकोला डिस्ट्रिक्ट बिटवीन जो है महाराष्ट्र में, उसमें ये सड़क बनाई गई है। तो ये 75 किलोमीटर की सड़क जो है वो आपके जो है 105 घंटे में बनी है एक तरह से। इससे पिछला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था कि 25 किलोमीटर के आसपास की सड़क जो है, 25 किलोमीटर के आसपास की सड़क, वो बनाई गई थी 10 दिन में, ठीक है। और दोहा में कतार में बनाई गई थी इसको। अब जो है वो रिकॉर्ड जो है टूट गया है, और जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि सिर्फ 105 घंटे में 75 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। तो NH-53 एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हाईवे है, जिसको जो आपकी मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, कोलकाता, रायपुर, नागपुर और सूरत जैसी सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is POCSO Act. So recently the Mumbai police had issued a circular that the Mumbai police should not file an FIR in the POCSO case, in a POCSO based complaint, until the local or the zonal DCP has given the permission for it. Okay, so this Mumbai City Police Commissioner had instructed to its police officials that you can only file the FIR once you take approval from the ACP, who would verify that complaint, and after taking permission from the DCP, that complaint could be lodged as an FIR. Okay, but now after the opposition from several civil society groups and other stakeholders, Mumbai Police Commissioner has said that they are open for reconsidering this decision.
So Mumbai Police Commissioner said that they have seen certain instances when uh, the complaints were found to be motivated. They were lodged due to quarrels, personal rivalry, or even monetary disputes, because the provisions of POXO Act are very stringent. So generally, the people start Uh, blackmailing others that they will file a complaint against them under the POXO Act, because you know that the provisions are very stringent. Okay, so now let us see what is this POXO Act and why the provisions are very stringent. So this POXO Act was introduced in November 2012 by the Ministry of Women and Child Development. So it deals with the offences related to children, and it protects a child from sexual assault, sexual harassment, and pornography. And what was the need of bringing this act? So actually, it was realized that Indian Penal Code was inadequate to deal with such sexual violence which is committed against boys, because the IPC was not gender neutral. So for the cases of children, it was realized that we should bring a gender neutral law. So this POXO Act was brought by the government, and also it was found that IPC is not child friendly; it is very rigid. So because India is a signatory to the United Nations Convention on Rights of Children, so we had to bring a law which is very child friendly. So we brought this law. And what are the features of this law now? So it defines the almost all types of offenses which can be committed against children, and it does not leave any kind of offense behind. So it considers a person who is under the age of 18 as a child, and it also provides for the compensation to the victim. Generally, we have this provision called innocent till proven guilty. But this principle does not apply in the cases of POXO Act. Whenever a complaint is received, it gets presumed that the intention of the accused was to commit a sexual act. Okay, in case a child goes through abuse at home, then he will be relocated to the Child Welfare Commission for the care and protection. So the next topic is child labor. So a recent study by an NGO named Child Rights and You has reported that generally the children who are working below in the entertainment industry below the age of 15, they work for more than 12 hours in a day. Okay, so it means that they are violating the provisions of Child and Adolescent Labor Prohibition Regulation Act, CALPRA, which was brought in 1986. So under the CALPRA Act, it is clearly mentioned that no child can be allowed to work for more than 5 hours in a day, and not more than 3 hours continuously without rest. Okay, but it the study found that the children in this entertainment industry are working for 12 to 13 hours a day, that to 6 days a week. So these production houses are making the children to work for very long shifts. So there is also a provision in which 20% of the income which is earned by the child from the production or event is to be directly deposited in a fixed deposit account, which the money collected in that fixed deposit will be collected by the children by the respective child when he grows old or when he attains the majority age. But it is found in the study that this is not being done. The money is being utilized completely by the families. So this provision is also being violated. Okay, so what is child labor? So child labor is, in a layman term, means that you are depriving children of their childhood, and you are making them work in physical and you are making them do work which is harmful to their physical and mental development. So what are the statistics of child labor in India? So 12.9 million children in India are engaged in work between the ages of 7 to 17 years, and rural India has the highest percentage of child labor. About 80% of the total child laborers are in rural India only. The highest number of child laborers are in Uttar Pradesh. So what the government has done is they have brought this law, Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Act of 2016, under which there is complete prohibition on employment or work of children below the age of 14 years. But there is a provision in which employment of adolescents are allowed between the age of 14 and 18 years, except of course they cannot be allowed to work in hazardous occupations and processes. There is also another exception that child is permitted to work only to help the family or in family enterprise or as child artist
that too only after school hours or during vacations. So this act also established this child and adolescent labor rehabilitation fund, in which the amount of penalty has to be deposited so that rehabilitation of children, child labor can be done. Okay, so 2017 rules specified that there is a responsibility of state government and district authorities to ensure that effective implementation of these provisions of this act are ensured. So the next topic is life expectancy in India. So abridged life tables report conducted by the sample registration system has found that India has increased its life expectancy rate to the between the periods of 2015 and 19. So currently we have achieved the life expectancy at birth rate up to 69.7 in the 2015-19 period, but it is still well below the global average life expectancy, which is 72.76 years. Okay, we have achieved this 69.7 years of life expectancy in the last 45 years. So we have added about 20 years in the last 45 years. Odisha has seen the highest level increase that of over 24 years, and Tamil Nadu has increased its life expectancy from 49.6 in 1970 to 75 to 72.6 between this 2015 and 19 period. So Kerala is the only state where rural life expectancy was recorded to be higher than urban life expectancy for both, of course, men and women. And in Uttarakhand, the life expectancy of women was higher than men. Only Bihar and Jharkhand are the states where male life expectancy was higher than women in both urban and rural areas. If we compare it with our neighborhood states, then Bangladesh and Nepal have higher life expectancy at birth of about 72.1 and 70.5 respectively. Japan is the country with the highest life expectancy of 85 years. Norway, Australia, Switzerland, Iceland have have a life expectancy of about 83 years. So who has conducted this survey? So of course, sample registration system. It is the source of demographic statistics in India. It is conducted by the Office of Registrar General and a Census Commissioner, which works under the supervision of Union Home Ministry. So this sample registration was, of course, initiated on a pilot basis in 1964-65 period, and later on it became fully operational during 1969 to 1970. So of course it provides an annual estimate of population composition, fertility rate, mortality rate, and the medical attention given at the time of birth or death. Okay, so the next topic is Web 5.0. So you know that in Prelims 2022 we had a question about Web 3.0. So that's why this latest developments in internet or technology becomes important for your exam. Okay, so former Twitter CEO Jack Dorsey has announced that he has a vision for a new decentralized web platform, which he is calling it as Web 5.0. So the aim is to give or to return the ownership of data and identity to individuals. So you know that Web 1.0 was the system of internet which was only read only. Okay, so you had these static web pages and you were only the passive user of it. You could only see those websites. But in Web 2.0, which we are currently engaged with, you can read and write on internet. Like you can go on a social media platform, so you can interact or communicate with the servers. And Web 3.0 means decentralization. So decentralization using blockchain technology, artificial intelligence, and machine learning. So you are able to interact with each other without the need of an intermediary like any social media platform. And what will be Web 5.0? So Web 5.0 will be extra decentralized. Okay, so it will put you in control of your data as well as your identity. In the current web system, the layer of identity is missing, and identity and personal data are properties of third parties. But in Web 5.0, there will be you will own your identity and you will own your data also. There would be no threat of censorship either by the government or by big tech or by any other intermediary. So Web 3 is not truly decentralized or owned by its users, but so
this is what Jack Dorsey is saying, that how Web 5.0 is different from Web 3.0. So Web 3, according to him, Web 3.0 is not fully decentralized or owned by the users or by its users, but it is being controlled by some certain venture capitalists and limited partners. So the next topic is Technology Development Fund. So Raksha Mantri Rajnath Singh has approved the enhancement of funding under Technology Development Scheme of the Defense Ministry from 10 crore rupees earlier to 250 crore rupees per project. So this scheme is being executed by the DRDO, and it aims to support uh, indigenous development of components, products, systems, and technologies by MSMEs and startups. And it will provide a major fillip to the defense manufacturing sector, because now they will have almost 90% of their total project cost covered under this funding. So they would be able to develop more complex technologies. Okay, so you know that in Union Budget 2020 to 23, 25% of the defense R&D budget was earmarked for private industry. So this is a step in that particular direction. Okay, so the next topic is National Highway number 53. So state-owned National Highways Authority of India has created a Guinness World Record, because they have laid down almost 75 kilometers of bituminous lane in 105 hours and 33 minutes. So this national highway between Amravati and Akola districts of Maharashtra has been built under 105 hours, or 106 hours exactly. So this has created a world record, because the previous world record was uh, uh, the building of 25.27 kilometers of road in Doha, that is in Qatar, in February 2019. But that task was completed in 10 days, and this task of 75 kilometers has been completed in just 105 hours. Okay, so this is a new world record. And this NH53 is an important corridor, and it connects major cities like Kolkata, Raipur, Nagpur, and Surat. So these were topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.